बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। आज से 4 साल पहले ये मशहूर हुआ था, पता नहीं ये सच भी है कि नहीं, लेकिन ये मशहूर हुआ था कि उस्मान बुज़दार साहब, एन से उस्मान, एन से इमरान, अगर उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला, ये मशहूर हुआ था, वो रहेंगे तो इमरान ख़ान के जो इक़्तिदार है उसके सूरज को कभी भी मगरिब की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, यानी ग़रूब नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उस्मान बुज़दार फिर वैसा ही हुआ। पिछले साल उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जैसे ही ये हाथ में पकड़कर बनी गाला में चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में पकड़ाया, उस्मान बुज़दार अभी तक वज़ीर आला थे या नहीं थे उनको भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही इस्तीफ़ा हाथ में पकड़ाया तो इमरान ख़ान के गिर्द भी घेरा तंग हुआ, और जैसे भी वो अमरीकी साजिश बनी या इंटरनल साजिश बनी, जो भी हुआ वो बयानिया आपने सुने हैं, तो इमरान ख़ान साहब का सूरज ग़रूब हुआ इक़्तिदार का। आज उस्मान बुज़दार साहब ने फिर 4.5 साल, पौने 5 साल के बाद तहरीक इंसाफ से क्या अपनी सियासत से ही राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बहुत सारे रहनुमा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि हम सियासत को छोड़ रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान फिर भी बड़े होपफुल थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। और आज जैसे उस्मान बुज़दार 4 साल, पौने 5 साल के बाद अगर उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ से सियासत से निकल रहे हैं, अब तो पार्टी का क्या रहेगा। यानी अगर 1 साल पहले वो इमरान खान के उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हटे थे तो उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो गई थी। बहरहाल दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब ने भी कल सियासत से तो नहीं, बहरहाल उन्होंने पार्टी के ओहदों से दस्तबरदारी की। उन्होंने छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको एंटी करप्शन ने एक मुकदमे में गिरफ्तार किया, वो जाकर अदालत में उनको बरी कर दिया अदालत ने, तो दूसरे मुकदमे में जैसे ही वो बाहर निकले, परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को उस वक्त फिर उन्होंने धर लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं करूंगा। लेकिन राना सनाउल्लाह इससे पहले ही कह चुके हैं कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला उनका केस ही नहीं है। उनका तो अरबों का नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा, उन्होंने आज कहा कि 2-4 अरब की गेम नहीं है, बहुत बड़े अरबों की गेम है, और इसलिए हमने उनको गिरफ्तार किया है। इसलिए उन्हें, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के अंदर वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके जो साबिक प्रिंसिपल थे उन्होंने बड़े वादा माफ गवाह बनकर बयानात दिए हैं, तो उनके बयानात और इनको कन्फ्रंट करने के लिए, एक दूसरे के सामने बिठाने के लिए इनको गिरफ्तार करना ज़रूरी था। फिर शाह महमूद कुरैशी से कुछ लोगों ने मुलाकात की। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी ये सामने आई थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी और दीगर भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, इमरान खान को इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कहीं ज़रा माइनस हो जाएं और उसके बाद आप आ जाएं और फिर हालात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आगे सियासत का लाहे अमल तैयार करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और वो आज भी जो हैं हवालात के अंदर हैं। और फिर कठपुतलियों से हम कोई बात नहीं करेंगे, हकीकी फैसला साजों से ही मुज़ाकरात होंगे, हमाद अज़हर ने यह कहा है, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का यही तकब्बुर और अहमकानापन उनको आज ले डूबा है। फिर ख़वातीन जिनके खिलाफ, जिनके हवाले से एक ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी बन गया था, और राना सनाउल्लाह ने रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक इस तरह का कोई रेप का या फिर इस तरह का कोई घर पे हमला करा के इन्होंने प्लान तैयार करना था। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस गुफ्तगू को पकड़ लिया और फिर हमने उसका सद्देबाब कर लिया। तो इन्होंने कहा कि चूँकि रेप हो गया है, राना सनाउल्लाह रात को आए हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आज ख़वातीन वहीं जब अदालत की तरफ आ रही थी तो उन्होंने कहा हमारे साथ कोई जिनसी ज़्यादती या कोई इस तरह की ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि हमें जेल में रखना ही एक इंसानी हकूक़ की पामाली है, ज़्यादती है। राजा यासर अमायूं साहब, साबिक़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ब्रिगेडियर ट्रायल फारूक हमीद साहब, तज़कियाकार, और चौधरी मंजर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा यासर अमायूं साहब, आपने भी सियासत को छोड़ दिया है, मुसलसल सियासत को, पार्टी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब, जिनको कल तक कोई जानता नहीं था, इतने बड़े ओहदे के ऊपर उनको चेयरमैन इमरान खान तहरीक इंसाफ ने उनको ओहदा दिया, और उसके बाद आज उन्होंने जैसे ही सियासत से अलग हुए हैं तो पार्टी भी समझे कि फारिग है, पार्टी का सूरज भी ग़रूब हो जाएगा, क्योंकि एंड से उस्मान, एंड से इमरान था ना जनाब, आप समझते हैं ये? थैंक यू वेरी मच जी जी। मैं सर अर्ज ये कर रहा हूँ कि उनको तो कोई रूहानी इशारा हुआ होगा, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आए भी किसी इसी इशारे पे ही थे। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो अपनी अकल से छोड़ी है, कोई लॉजिकल दलाइल है मेरे पास, उस पर बात करनी है तो कर लें। उस्मान बुज़दार साहब अपनी खुद बता देगी। आप उनकी कैबिनेट का 4 साल हिस्सा रहे हैं ना, तो अपने लीडर के बिहाफ पे बोलना भी नहीं चाहेंगे आज अपने साबिका लीडर के बिहाफ? मैं आज तक उनका कभी स्पोक्स पर्सन या नहीं रहा, तो इसलिए ना पहले था ना अब हूँ।
ठीक ठीक, चलें चलें, उनको छोड़ दें। वैसे मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एज ए सीनियर सियासतदान, क्योंकि जो सियासत छोड़ा है हम उसे सीनियर सियासतदान लिख रहे हैं ना, हमारी मजबूरी हो गई है। एज ए सीनियर सियासतदान आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत का? पहले बताएं, फिर मैं तहरीक इंसाफ पे आता हूं। देखिए, मैं आपको अपनी अर्ज कर देता हूं कि मैं तो ऑल्दो मेरा एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक है और 100 साल से हम लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली आई नेवर वांटेड कि मैं इलेक्शन लड़ूं या सियासत करूं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सियासत है उसका मेरा मिजाज ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि वो एक एवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते हैं, सिस्टम्स डेवलप करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहते हैं, और इसलिए उनको मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। हालांकि मैंने तो उनको ऑफर की थी कि मेरा फलां कज़न भी है, वो भी है, उनको आप लड़वाएं इलेक्शन, और वो पहले भी लड़ते हैं। तो लेकिन बहरहाल उनका जो मेन नजरिया था वो ये था कि पढ़े लिखे लोगों को लेके आए और जो निज़ाम को ठीक करें ऑल दैट, इसलिए और वो एक लंबी कहानी है। जी 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 जी, वो तो खैर बात की बात है ना। मैं आपसे ज्वाइन एक बात कर रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन की 2008-9 नहीं, वो मैंने सुना था आपने सीएम लगना है, लेकिन वो आपकी जगह पे उस्मान बुज़दार आ गए ना, ज्यादा पढ़े लिखे थे शायद आपसे। मुझे उन्होंने कभी ना प्रॉमिस किया है, ना मैं डिजर्व करता था, क्योंकि मेरे पास वो मैं पहले भी 3-4 साल कह चुका हूँ। उन्होंने खुद खान साहब ने कभी कंसिडर किया और तो उनकी मेहरबानी है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। एक तो ये बात है जी सर। दूसरी ये कि 5 साल गवर्नमेंट में 4 साल रहने के बाद मुझे ये समझ आ गई है कि, और पहले भी पता था लेकिन अब कंफर्म हो गया कि जिस तरह के पॉलिटिशियंस हैं हमारी असेंबलियों में पहुंचते हैं और जो उनकी मजबूरियां हैं आपकी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की, जो आपके वोटर्स हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उन पे अगर आप पूरे उतरेंगे तो आप सिस्टम को ठीक वैसे ही नहीं कर सकते। आपका जो वोटर है, मैं रूरल कंस्टिट्यूएंसी से हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं चकवाल की, मैं अपनी बात कर, गमी खुशी पे पहुंचना, वो आप बहुत वेले हो तो पहुंच सकते हैं, पूरा हफ्ता जाते रहे। हमारे जो वहाँ पे पॉलिटिशियन है यही करते हैं, थाना कचहरी मैनेज करना, अगर आपके धड़े में कोई गलत है या ठीक है उसको सपोर्ट करना, और मेरिट्स को ना देखना बल्कि ये देखना कि आपके साथ कौन है। ये आपकी कंस्टिट्यूएंसी की डिमांड्स हैं, और मुझे ये कंस्टिट्यूएंसी मुझे पहले भी पता थी। मेरा ये ख्याल था कि चलो एक दफा खान साहब चेंज की बात कर रहे हैं तो देखते हैं, अगर वाकई हमने चेंज कर लिया तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। और मुझे तब भी उम्मीद वैसे कम ही थी, लेकिन फिर तो राजा साहब आप अपॉर्चुनिस्ट हो गए ना, आप तो फिर अपॉर्चुनिस्ट हो गए। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट नहीं हुए, मैंने अपना टाइम पैसा, इसको उर्दू में कहते हैं मुफाद प्रस्त, बुरा ना मनाइएगा। ये क्या कि वो तब्दीली ला देगा, सूरज चढ़ते सूरज के साथ आप चढ़ जाएंगे, सूरज गुरूब होगा, वोट आते हैं, मिशंस खाते हो, और जो मैं तो 5 बजे सरकारी गाड़ी भी घर भेज देता था, और वो भी वो गाड़ी थी जो मैं अपने पीए को भी उससे बेहतर गाड़ी दी हुई है। नहीं, वो तो मैंने खुद आपको देखा हुआ है, मैं खुद आपको देखता हूं। मैं वैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई लॉजिकल पॉलिटिशियन की इज्जत रह क्या गई है? आपको फेसबुक पे जो थर्ड क्लास आदमी आपको गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, क्या इज्जत है पॉलिटिशियन की? और सर, ना एंकर की रही है, ना ही मुख्तदर हलकों की रही है हमारे मुल्क में। ये अलमिया 2018 के बाद ही आया है, इस चीज को भी जरा फिर तस्लीम करें। 18 नहीं, 14-15 से आया है, 18 के बाद बहुत बढ़ गया। ले जी, ब्रिगेडियर साहब, सर एन से उस्मान बुज़दार आउट, एन से इमरान तो पहले ही आउट, टे से तहरीक इंसाफ भी आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इट इज़ टू अर्ली टू से कि ऊंट किस कब्र बैठेगा अगले चंद हफ्तों में, अगले चंद महीनों में। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हमने थ्रू ये कहा कि उस्मान बुज़दार वाज अ बैड चॉइस एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न। और मेरा ख्याल आज भी मैंने ट्वीट किया कि पंजाब में पीटीआई के जो डिक्लाइन है और जहाँ से पीटीआई को प्रॉब्लम हुई, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर था जो कि मैं समझता हूँ वो वाज नॉट फुली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ना तजुर्बा था, ना गवर्नेंस का कोई तजुर्बा था, ना पहला कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया था, और सडनली ही केम आउट ऑफ द ब्लू। अब वो जिस तरह ये कि हमारे दोस्त कह रहे हैं कोई रूहानी वजह थी या क्या वजह थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस बैड चॉइस ने इनकी पार्टी को आज यहाँ पे लाके खड़ा किया, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और अगर वहाँ मामला एक पार्टी अपने कंट्रोल ना कर सके तो आप देखें, वैसे भी पंजाब की सियासत में आप देखें पिछले साल और इस साल पंजाब की असेंबली में जो कुछ वाक़यात हुए, मैं कहता हूँ कभी ना हम सोच सकते थे, ना इमेजिन कर सकते थे कि ऐसा भी होगा, बट इट हैज हैपेंड। हमने सब देखा क्या हुआ। तो ये एक लेसन लर्न है आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए कि
choice of chief ministers should be very, very carefully नहीं, done. आने वालों ने तो आप पहले जो ही रखा मर्जी हुआ है, कहें, या तो पाकिस्तान- मरीम नवाज होंगी या हमजा शहबाज होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ तो ऊपर चले गए हैं। इनका तो बड़ा तय है, ये अगर फिर से कोशिश करके फिर इस तरह रूहानियत जिसको वो कहते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर फिर फैसले करेंगे सियासत में, तो फिर इसका अंजाम तो यही होगा ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने भी लेसन लर्न किया है कि अगर वो हालात ऐसे उनके लिए फेवरेबल हो गए, एबनॉर्मल तरीके से कोई मिरेकल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है यू विल नेवर फाइंड अ बुज़दार अगेन। आप पीपल पार्टी को देखें, सिंध में कितने सालों से वो कायम अली शाह साहब के बाद उनका ये जो प्रेसिडेंट मुराद अली शाह साहब है, आप जो भी कहें, बट उन्होंने उस सूबे को संभाला हुआ है इन द सेंस, खुद भी पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नेंस बहुत आला है, वो तो उनके लकी की मुर्तजा वहाब जैसा बंदा है, वहां पे कराची को थोड़ा जो उसने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल ही वाज अ गुड चॉइस, ठीक है ना जी। तो ये वन हैज टू बी केयरफुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो भी पार्टी होगी वो अपने जो सूबे हैं उनके चीफ मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी द चॉइस विल बी गुड। ये नहीं है कि जो किसने कह दिया किसने कहा। और देखें, दूसरी बात हमें ये भी देखना चाहिए कि बुज़दार साहब ने पिछले चंद महीनों में जब से वो स्टेप डाउन किया द चीफ मिनिस्टर, उनका जो रोल था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इन द सेंस था कि भाई आपको इतनी इज्जत दी आपकी पार्टी ने, आपने इतनी मराद हासिल की हैं, तो उनके बारे में बहुत स्टोरियां भी होती थी कि डीजी खान के इलाके हैं वहाँ पे मुबैना तौर पे इतना ये जो, तो भाई कम से कम आप भी अपनी पार्टी के लिए को उठते कुछ बोलते कुछ करते, लेकिन आप देखें कि he was as quiet as silent as कुछ हुआ ही कुछ नहीं उनकी पार्टी में। and therefore मैं कहता हूँ उनका जाना is good riddance for this party। चले, good riddance for this party। ये सर, ये जो घोड़ों की रेस के ऊपर, वो आज पहले हम कहानियों में सुनते थे, जो सबसे पीछे घोड़ा रहेगा मैं उसके ऊपर उंगली रखूंगा और वो सबसे आगे निकल जाएगा। रियल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपके लिए भी लेसन है। और दूसरा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के बाद सारे जहांगीर तरीन ग्रुप, काफ लीग बड़ी एक्टिव हो चुकी है, धड़ाधड़ बंदे उसमें ऐड हो रहे हैं। आज फिर जहांगीर तरीन ने इनके साबिक वजीर को, जो मजहबी अमूर के थे, उनको अपने अंदर इंडक्ट कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर आज वही समझ रही है कि हमने 1999-97 में हमने जिस तरह 2/3 मेजोरिटी हासिल की थी, हम पता नहीं क्या तुरम खान बने हुए हैं। तो आपको इस तरह की कोशिश आपकी तरफ नजर नहीं आ रही है? बंदे आ ही नहीं रहे, उनको पता है आपने तो फेल ही होना है। बयानिया फ्लॉप, परफॉर्मेंस फ्लॉप, योर फ्लॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं यासिर हुमायूं साहब, जो कि PTI के बहुत ही काबिल इज़्ज़त और जो थे काबिल एहतराम शख्सियत थे, और जिनकी जो एहतराम अपोजिशन में भी उतना ही था जितना कि हुकूमत में था। और जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन हम सारे टेन्योर में देखते रहे हैं कि किस तरह वो जो थे अपनी वजारत से और अपनी जो है परफॉर्मेंस से और ना कुछ करने के वजह से जो थे वो जो थे मायूस थे इस हुकूमत से PTI की। और उसका राजा साहब, और उसका जिक्र वो खुलेआम भी करते थे, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी करते थे। और जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास होते थे पंजाब असम्बली से, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के और प्राइवेट मेंबर्स जो लेके आते थे उन्हें, यानी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, गवर्नमेंट बिल नहीं लेके आ रही, या हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूवल के बगैर जिस तरह वहाँ पर यूनिवर्सिटियों की रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही थी, उस पर कई दफ़ा मैंने खुद यासिर हुमायूं साहब से और अपोजिशन ने मिलकर हमने पूरा कई दिन तक कोशिश की कि ये इस तरह की जो है अमल को रोका जाए, लेकिन यासिर हुमायूं साहब फेल हो गए। वॉकआउट भी किया सर, और वो फेल हो गए। He tried his best to stop this kind of यानी प्रैक्टिस इन द पंजाब असेंबली, और वो बड़े इसमें शर्मसार फील करते थे। और एक दफ़ा हम बैठे थे तो उन्होंने खुद जिक्र किया कि डॉक्टर साहब मैं तो शायद नेक्स्ट इलेक्शन PTI से ना लड़ूं। मैं मुझे भी बोला था। हाँ, तो ये जो है ये इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे बुज़दार साहब की हुकूमत में, मेरा ख्याल है यासिर हुमायूं साहब के तो 4-5 जो हायर एजुकेशन जो के सेक्रेटरीज तब्दील हुए उनकी बगैर, यानी जो है कंसेंट के, और थ्रू आउट उनका महकमा जो है टर्मोइल का शिकार रहा। इसी तरह सारे महकमों का हाल था। बुज़दार साहब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो कहानियाँ हैं वो कोई वैसे नहीं है, ठीक, वो जो है उनमें बहुत हकीकत है कि किस तरह वहाँ पर सारे मामला चल रहे थे। और उनको यानी डिफरेंसेस कहाँ से आए, जहाँ जो है इस्टेब्लिशमेंट और सारी एजेंसीज उनको बता रही थी कि आपकी जो है उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है वो सूबे में खुदारा ऐसे तब्दील करें, खुदारा ऐसे तस्लीम करें। जिस बंदे का एक्सपोजर ही नहीं है, यूनियन काउंसिल लेवल के बंदे को
आपने जो है चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े सूबे का बना दिया है, जिसने मेरा ख्याल है पूरे 4 साल में मेरा ख्याल 2 या 3 दफ़ा असेंबली में आए हैं, 1 दफ़ा हलफ उठाने आए हैं या 1-2 दफ़ा बजट के मौके पर आए हैं। वो काम बड़ा करते थे, मसरूफ बड़े रहते कभी उन्होंने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया था। तो इस तरह की चॉइस इमरान खान साहब से पूछना चाहिए, जो कहते थे राइट जॉब एंड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप लोग शोबाज हैं, शोखियां मारते हैं, वो काम नहीं करता, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, दैट्स व्हाई असल में आप पहचाने नहीं आप। अच्छा, अभी तक वो वहीं पर, यानी ये जो है उनकी हुकूमत जाने के बाद भी जो उनके इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उसमें भी वो अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसी मौक़िफ़ पर कायम थे। देखिए इतनी हटदर्मी और इस तरह जो है सारे सूबे को जिस तरह, यानी कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कहीं पे रिफॉर्म्स नहीं हुई, कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स, कोई पुलिस रिफॉर्म, जो दावे किए गए थे। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो बिलियन ट्री सुनामी था, इस पर एक दफा चले अब आप अपने सवाल पे आ जाए ना। ये तो क्रिटिसिज्म आपने 4 साल किया है। नहीं, मैं तो आपकी जो है अब आप नसीहत कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म से आगे आप हमदर्दी कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में धज्जियां उड़ाई गई, क़वायद व ज़वाबित की, और हर मरहले पर हमदर्दी में बदल गया। लेकिन आप बताएं ना, आप अब ये 4 साल बाद आपकी भी बारी आने वाली है इसी तरह। एक तो आपके पास कोई बंदे नहीं है, कोई बंदा आ ही नहीं रहा आपके पास। ये सारे जितने छोड़े इलेक्टिबल्स वो सारे जहांगीर तरीन ने हुकूमत बना लेनी है, जो लग रहा है बाजार। We don't have the place। हमारे पास तो देखिए, हमारे पास तो कोई खाली जगह नहीं है। अच्छा, हमारे पास तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे माशाल्लाह हमारे अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। बंदे आपने और वो जो जुलाई 2022 के अंदर इंडक्ट किए थे, वो सारे के सारे हार गए। वहां पर भी वो देखें, वो दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। उसमें ये देखें कि जो वो पार्टी ने उनको उस वक्त जो अकोमोडेट किया, जबकि पार्टी को चाहिए था कि उनको किसी और तरह अकोमोडेट कर लेती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉलिटिक्स, जैसे यासिर भाई कह रहे थे कि धड़ेबंदी की, आप एक धड़े से जो आपके मुखालिफ धड़े का बंदा है, जिसकी सारी धड़ेबंदी आपकी अपोजिट है, उसको आप अपने पार्टी का टिकट दे रहे हैं और उसको कुछ और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सारे उसको वोट देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, कांट बी चेंज ओवरनाइट। तो वो तो एक एक्सपीरियंस हो गया ना, वो जो भी हुआ। अब आपके अपने बंदे फिल हैं, जगह खाली नहीं है। जगह हैं हमारे पास, हर बंदा अपनी जगह पे कायम है और माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो अगली जो इलेक्शन है, अल्लाह खैर करे, जो कि सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। यानी नेचुरली जब तक वो उसका ये केयर टेकर्स नहीं आते और ये गवर्नमेंट नहीं टूटती, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है ये अक्टूबर में जो है वो इलेक्शंस अनाउंस हों। ठीक है। और हम जो है वो इस जो है ये जो मनफी सियासत जो कि सोसाइटी में प्रिवेल कर गई है, बिलीव मी, जैसे अभी बातें हो रही थी कि सियासतदानों की ना कोई इज्जत ना कोई एहतराम, और जिस तरह उन्हें गाली गलोच करके और उनको जो है वो किया गया है, यानी जिस तरह उनकी तज़लील की गई है, राजा साहब उसको जो है वो बेहतर करें और आपके पॉजिटिव साइड पे आए। साबिका लीडर एक तो उस्मान बुज़दार हैं और एक आपके साबिका सुप्रीम लीडर, आपको पता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। उनकी 9 मई से पहले क्या गलती थी या 9 में ही सबसे बड़ी गलती बनी है जिसकी वजह से आज इस बुनियाद पर वो खड़े हैं, या फिर तकब्बुर और अहमकाना, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इनका अहमकानापन इनको ले डूबा है, आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? नहीं, मैं जो एक्चुअली चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनकी नीयत पे ना मुझे पहले कोई शक था ना अब कोई शक है। वो बेसिकली तो बेहतरी के लिए ही पॉलिटिक्स में आए थे। अब उनका जो 2 चीज़ें थी जो जिस पे बड़ी क्लैरिटी थी उनके, और मैंने उनसे बात की थी जब पॉलिटिक्स शुरू की। एक ये थी कि सर, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है, बल्कि तमाम जो इस्टेब्लिश मुल्क है उनमें होती है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकेंगे। आपको मेन लाइन हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ रखनी ही पड़ेगी, ये जो भी पार्टी हो। और उन्होंने कहा होगा राजा तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, ये कहा होगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल उनको समझ है। अच्छा। और हम जो है वो अपनी गवर्नेंस के जरिए, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जो है वो ऊपर जाएंगे। परफॉर्मेंस करने से कौन किसी को रोकता है? मतलब मुझे तो आज तक कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने फोन करके नहीं कहा कि जाली यूनिवर्सिटी बना दो या बिल पास कर दो। ये तो सियासतदान ही कर रहे थे। हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो आज जेल में चले गए हैं, उनके वो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो असेंबली में अभी उन्होंने जिक्र किया, बिल आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी है ही कोई नहीं ग्राउंड पे, उसको आप रोकने की कोशिश करें। आपके डायनामिक्स ऐसे थे कि आप कोलिशन आपकी चल ही नहीं सकती थी उनके बगैर। और मैंने मेरे मोहतरम अभी बात कर रहे थे कि असेंबली से आज तक कभी किसी वजीर ने वॉकआउट करते देखा आपने? तो नून लीग ने भी वॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी वॉकआउट कर दिया, मैंने भी वॉकआउट अपनी ही हुकूमत के बिल के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। वेरी नाइस। और सिर्फ थोड़े से लोग काफ लीग के और
कुछ पीटीआई के लोग जो काफ लीड के साथ अलाइंड थे वो रह गए बैठे हुए। तो ऐसे भी हुआ, ऐसे भी होता रहा। तो ये सबसे, अब मैं वही पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती क्या थी? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, या फिर कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है? मतलब एक नापसंद। मैं फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी। देखिए, मैंने खान साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक था, एक एचईसन कॉलेज के हवाले से भी, उसके बाद हमारे हीरो भी थे, सबके इनके भी थे, ये जो मेरे भाई बैठे हैं ये भी मानेंगे कि हम सबके हीरो थे। मान ले चौधरी मजहर इकबाल साहब थोड़े से तो होंगे हीरो आपके। बात ये है कि बेस्ट क्रिकेटर ठीक ठीक जी राज साहब मान गए, वो कह रहे हैं he was best। मैंने जब खान साहब को ज्वाइन किया था ना, तो मुझे तब यकीन था कि हम इलेक्शन कभी नहीं जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्शन, आपने भी कहा ना मुझे अपॉर्चुनिस्ट, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने कहा ये मैं एक सियासी फैमिली से मेरा ताल्लुक है ना, तो मुझे पता है डायनामिक सियासत के क्या है। तो मैं तो इसलिए शामिल हुआ था कि यार एक बंदा है, ठीक बातें करता है, टीवी पे बैठ के भी करता है, मैं भी पसंद करता हूँ, बैठ के कम से कम मुल्क का रोना तो रहेगा कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। और एक मोर ऑफ इट वाज अ सोशल क्लब आई वुड से, हमारे कुछ एचिसोनियन थे बीच में और कुछ ये वो। और जब ये लोग इलेक्टेबल्स भी जब लाने शुरू किए तो मैंने तो ये मशवरा दिया, वो हमारे दोस्त भी हैं, ठीक बातें वो भी बड़ी बड़ी करते हैं। प्रैक्टिकल सियासत में प्रैक्टिकल होता है, किताबी बातें देखें ना बैठ के, मैं बताता हूँ आपको जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू होकर खिलाफत उस्मानिया तक और फिर उसके बाद यहाँ तक आ जाए। मैं आपको लेसन देता हूँ, आप मेरी पार्टी में आ जाए, फिर मैं बना लेता हूँ छोटी सी पार्टी, ऐसे तो थोड़ी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इर्तिका की बात, कि फिर मैंने उनको कहा कि अगर हमने इलेक्टेबल्स को लेके भी आना है तो बहुत सारे साफ बैकग्राउंड के लोग हैं, जमींदार हैं, मैं सबको जानता हूँ, मेरा अटक से आप शुरू करें ना तो बावलपुर तक अक्सर पॉलिटिकल फैमिली से मेरी रिश्तेदारी, तलक वास्ता सबसे था। तो आप साफ सुथरे सियासतदानों को लेके आए, और जो लोग मशहूर हैं कि वो करप्ट हैं या पैसा उन्होंने कैसे बनाया, सबको पता है वो कौन लोग थे। मैंने कहा जी इनको ना लेके आए, आपने अगर इलेक्टेबल्स को, हमें जाहिर है मजबूरी इलेक्शन जीतना है, लेके आना है, तो देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु वांट टू डू नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स, और अपने घर से पैसा लगाते हैं, जमीन बेचते हैं, तो उनका क्या जवाब था? वेरी क्विकली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता हर तरह के लोग आने शुरू हो गए, और मुझे याद है जब कुछ उस तरह के लोग एंटर हुए तो मैंने बैठ के मुखालफत की कि सर इनको ना लें, और लेकिन फिर बात ये हुई, और फिर एक खास ब्रांड के बदतमीज लोग एंटर हुए, तब भी मैंने कहा कि सर ये जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं इनको मेरा ख्याल है पीटीआई को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी क्योंकि नून लीग के लोग भी ऐसे, इनका मुकाबला करने के लिए यही चाहिए। तो ये इर्तिका का एक प्रोसेस था, यानी नून लीग को भी अब बदतमीज करते यार। अच्छा, बेड़ा उधर भी हैं, ये चौधरी साहब जैसे लोग तो नहीं है ना सारे नून में, ये भी मानेंगे अगर लॉजिकल बात करें, जाहिर है उधर भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो भी ऑब्नॉक्शियस गुफ्तगू करते हैं, हो गया सारी, ठीक है। तो अब हाँ, तो वो बैठ के टीवी पे वो बड़ी अच्छी हुसैन हक्कानी ने बात की थी कि पंजाब का कल्चर था कि शाम को लोग कुत्तों की लड़ाई देखते थे, अब सियासतदानों को बिठा देते हैं आप लड़ने के लिए शाम को। तो ये हाल हो गया पॉलिटिक्स का। तो और आप तमाशा देखते हैं फिर बैठ के। तो बात ये मैं कह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना एक फायर ब्रांड किस्म के लोग, गलत लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। जो एक खानदानी बंदा होता है वो कहता है जब तक उसको बुलाया ना जाए वो तो जाता भी नहीं है मीटिंग में या किसी मिलने के लिए, बाहर खड़ा तो नहीं हो सकते हम जाके बनी गाला में या जमान पाक में। जब उन्होंने मैं भी पूछता हूँ आपसे, ये कुछ तो जो ब्रांडेड बदतमीज थे ना पंजाब में, वो सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस पे था? फयाजुल हसन चौहान थे, मुसर्रत जमशेद चीमाबाद में आ गई थी, हालांकि वो खातून है, उनको बदतमीज तो नहीं कह सकते, ये ज्यादा करीब हुआ था। मैं पूछता हूँ जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूँ फिर, कि यही आप पॉइंट दे रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को इंडक्ट किया वो बड़ी गलती हुई थी। ब्रिगेडियर साहब, ये कठपुतलियों से नहीं बल्कि हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप करेंगे मुज़ाकरात फिर इनसे? ब्रिगेडियर साहब देखिए, इस वक्त एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और एबनॉर्मल सिचुएशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, और जिस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, इस तरह हमने कभी पहले देखा नहीं है। बट देन पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में और पाकिस्तान में एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल एनी टाइम, और ये हम देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में एक चीज तो बहुत वाज़ेह है कि मेरे जो दो भाई हैं शायद उनको बात पसंद ना आए, लेकिन मैंने तो 1960 से जनरल अयूब खान के दौर से मैंने सियासत देखी और मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप ये सोच लें कि शेख रशीद वाज माय कोर्समेट, कॉलेज मेट इन गॉर्डन कॉलेज में 68, 69, 70 की मैं बात कर रहा हूँ। सो मैंने वो तमाम
डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स भी देखी हुई हैं। बाजवा साहब आपके लेकिन जब सीनियर भी थे फिर, हाँ? वो शेख नहीं, रशीद जनरल बाजवा से मेरी कभी नहीं, कभी वो- मुलाकात नहीं, नेवर अच्छा चलो, नेवर नेवर आई नेवर मेट। ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी कोई पार्टी जिसका को अरूज सामने नजर आता है तो हमारे सियासतदान, जिनको मैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट पे कहता हूँ, वो भागते हैं उस पार्टी की तरफ से कि उसकी तरफ कि जनाब देखें ये बड़े चांसेस है इस पार्टी के इलेक्शन में, तो लिहाजा अगर अभी हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें हमारा भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, हमारे खानदान का भी इंटरेस्ट है, और जनाब फिर जारी बात अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, बिजनेसेस भी होंगे, पब्लिक ऑफिस ओहदे भी मिलेंगे वगैरह वगैरह। ठीक सर। तो ये चीज आपको नॉर्मली हर इलेक्शन से पहले, जनरली इलेक्शन से पहले आपको ये माइग्रेशन नजर आती है, और अभी भी जो नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई की बात करें तो 2010 और 2011-2012 के जो मीनारे पाकिस्तान के दोनों जलसे थे, मैं वहां पे मौजूद था, क्योंकि उस वक्त ये पार्टी जो थी वो रदिक थी, पूरी दुनिया, सारा मीडिया, एवरीबडी जाते थे अपना मीनारे पाकिस्तान देखने के लिए कि एक नया फिनोमेना पाकिस्तान की सियासत में आ रहा है। उसके बाद जनाब फिर वो लोगों की लाइन लगी है और पीटीआई की तरफ कि हम ये फिनोमेना देख रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अभी क्योंकि विंड इज गोइंग द अदर डायरेक्शन, तो जाहिर बात है कि इस वक्त लोगों को पता है कि आने वाले इस इलेक्शन में शायद इस पार्टी का वो रोल नहीं होगा, वो उसका रिजल्ट नहीं होंगे इलेक्शन में, जो कि जिस तरह की बाकी जो इनकी गुड लक है 13 पार्टी और जिस तरह ये जेकेटी ग्रुप बना है वगैरह वगैरह, तो लिहाजा अब लोगों का रुख उस तरफ है। नहीं, जो भी आप बेसिकली नाउमीद हो चुके हैं कि अभी कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है, बस खत्म, मुकुट ठप गया है, वो जो पंजाबी में कहते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ टोटली खत्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान की सियासत में मिरेकल भी होते हैं और हालात बदल भी सकते हैं। कैसे तो बदलेंगे ब्रिगेड साहब, कैसे बदलेंगे? क्या जिसकी तरफ ये इशारा करें कि हकीकी फैसला साज वही, ये इनका टारगेट भी वही है, या फिर ये पहले आए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, जो हुकूमत बार बार मिसाक मेशर से लेकर आज तक कहती रही भाई हमसे बात करो, इमरान खान कहते रहे मैं तुमसे मिलूं, तुम चोर चक्के डाकू, और अब वो कमेटियां बना रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो बैठे अब स्कॉन्डर जिनको कहते हैं नवाज शरीफ, वो भी कह रहे हैं नहीं भाई अब कोई बात नहीं होनी। तो क्या ये अब अपील किस तरफ होनी चाहिए? पहले 9 मई के बाद जो पीटीआई की है उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त वो बातचीत कर रहे हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। पहले उनकी थी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आ जाते हैं और एक पॉपुलर वेव पूरी कंट्री में आपके खिलाफ चल पड़ती है, इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, मीडिया वगैरह वगैरह, और जारी बात है फिर द एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ, क्योंकि ऐसी रेड लाइन क्रॉस होगी कि फिर क्रैकडाउन तो बड़ा जबरदस्त आया। तो अभी हमें नजर आ रहा है कि वो एक उनकी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो नहीं रही है। लेकिन कल को आपको ये भी पता पाकिस्तान में बैक चैनल बहुत चलते हैं, अंडर द टेबल बहुत बातचीत होती है, बहुत कुछ होता है, मीडिएशन होती है, मीडिएटर, थर्ड पार्टी, ये मानसून की बारिश है, कहीं होती है कहीं नहीं होती, कोई पता नहीं चलता कब होनी है कब नहीं होनी, या इसे कह लें कि ये स्विट्जरलैंड की बारिश है। पता कोई नहीं कि कल किसी वक्त भी छतरी हाथ, जनाब छतरी हाथ में रखें, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, कोई कंसिलिएशन हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, ठीक है ना जी, शायद को हालात में बेहतरी आती है। यही मैं चौधरी साहब को समझाना चाह रहा हूँ। ब्रिगेड साहब आपने समझा दिया है, थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, ये चौधरी परवेज़ लाई ने क्या यार आप लोगों का बिगाड़ा है? देखे ना 9 मई में वो बिल्कुल खामोश, उसके बाद आपने उनको एक मुकदमे में गिरफ्तार किया, पकड़ के उन्होंने अदालत ने उनको बरी कर दिया, फौरी तौर पर दूसरे में पकड़ लिया, कर लो जो मर्जी करना है, चौधरी खड़िया डट के। मेरा ख्याल है कि जो पार्टी के जो सही जो लोग हैं वो तो पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं 9 मई के बाद, और चौधरी साहब जो हैं वो किसी उम्मीद पे मेरा ख्याल है वो मौजूद हैं पार्टी में, प्रेसिडेंट वो बन चुके हैं उस पार्टी के, जिसको वो पौने 4 साल तक ब्लैकमेल करते रहे, और शुजात ने कोई ब्लैकमेल करते रहे, और जो है अब वो जो है वो पार्टी को डट कर खड़ा होने की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी सारी एक जो है वो उनकी एक जो है, मैं नहीं समझता कि उसमें उनका कोई जज्बा कार फरमा है, उनके अपने मुफादात कार फरमा है, और अपने जब अपनी हकीकी जो ओरिजिनल पार्टी को भी वो जो है उसमें से निकल चुके हैं, छोड़ तो नहीं चुके बल्कि उनमें से चौधरी शुजात साहब ने उन्हें निकाल चुके हैं। नून लीग और बाकी जो पार्टियां हैं वो उन पर बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। अच्छा, और अब जो है कर रहे हैं आप उनके साथ, चौधरियों के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? देखिए वो तो अपना खुद वो इनवाइट कर रहे हैं अपने आप, क्योंकि उनके केसेस तो बेशुमार हैं उनके,
और उनकी जो है जो करप्शन के और एंटी करप्शन में उनके ऑलरेडी बेशुमार केसेस थे जिनको वो जो है वो उन्होंने आपने एक स्नैप किया हुआ था। एक तरीकाकार अब वो जो है उनको फेस करेंगे। आपने एक तरीकाकार तायुन कर दिया था आपकी गिरफ्तारियों, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, मिफ्ता, शाहिद खान साहब के बाद, भाई जब इंक्वायरी होगी ना उस स्टेज के ऊपर आपने गिरफ्तार नहीं करना, ये एक प्रिंसिपल आपने बना दिया था। चौधरी साहब की ना इंक्वायरी हुई है, वो तो अपने घर से सैर सपाटे के लिए निकले, आपने उनको पकड़ के धर लिया और इंक्वायरी बाद में होनी है, अभी पहले गिरफ्तार कर दिया, तो आपने प्रिंसिपल तोड़ दिया जो आप 4 साल चीखते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं। मुझे इसकी डिटेल का नहीं इल्म के वो किस केस में गिरफ्तार हुए और वो जो है मैं बता देता हूं, केसेस तो उनके 2 केसेस हैं उनके। एक करप्शन का केस है ना, एंटी करप्शन उनको पकड़ी है गुजरात के अंदर, जिसमें उनको धरा, बरी कर दिया। फिर गुजरावाला के अंदर, और वो एक 50 लाख का कुछ कह रहे हैं, कुछ करोड़ों का कह रहे हैं, चले बहरहाल अरबों का भी केस हो, लेकिन बात यह है कि केस साबित हो उसके बाद गिरफ्तार हो। ये प्रिंसिपल था, ये सेट किया था प्रिंसिपल, और इसके ऊपर आप चलाते रहे हैं, रोते रहे हैं कि भाई देखें हमें पकड़ के 90 दिन अंदर फेंक देते हैं, पता होता नहीं बंदा कहां पर है, और उसके बाद पता लगता है। साल अंदर रखते रहे हैं, बिल्कुल। तो अब आपने भी उनको साल रखना है, और चार्जेस भी फ्रेम नहीं होते थे, चार्जेस भी फ्रेम नहीं होते थे। ठीक, अब परवेज लाई साहब ने तो जो बोया है उसको काट रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने रवायात पंजाब असम्बली के अंदर डाली, जिस तरह के जो हैं वो सारे क़वायद ज़ाबित की उन्हें धज्जियाँ उखाड़ी और जो हैं, और उसके बाद जिस तरह उनके अदम एतमाद के मौके पर गुजरात से वो लोग ला के उन्होंने असम्बली में जो है प्राइवेट लोगों को जो है असला बरदार लोगों को असम्बली में एंटर करवाया, और यानी वहाँ पर जो वहाँ पर तमाशे लगे वो यासिर साहब को भी पता है और बाकी लोग भी उसके विटनेस हैं, आपने भी उनको रिपोर्ट किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब को तो इस तरह की जो है वो हाई हैंडेडनेस के ऊपर कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पास आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बयानिए बनते हैं, वो बाद में जब उनकी हवा निकलती है तो पता चलता है वो कितने खोखले हैं। लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, बयानिया बना, आज ख़वातीन खुद कह रही है हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। और दूसरा, यहाँ से क्या गुंजाइश, किस तरह से गुंजाइश सियासी अमल के अंदर पैदा हो सकती है, या फिर वही हाल होगा जो माजी में MQM के साथ हुआ है। अब डिसीजन वफाकी हुकूमत ले चुकी है। वेलकम बैक। वैसे मशवरा तो खुदा की अमानत होती है और मशवरे बड़े हसीन होते हैं। राजा साहब, कोई हसीन मशवरा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को और चौधरी साहब को भी, चौधरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को इन्हीं से बात कर लेनी चाहिए जिनको ये कुछ नहीं लूले लंगड़े 126 किलोमीटर वाले समझते रहे हैं। हसीन मशवरा देना को तो जी देखें, मैंने तकरीबन 12 साल PTI को दिए हैं और जो मर्जी हो जाए, बंदा तो दुखी तो बहुत होता है जो कुछ हो रहा है PTI के साथ। अब उसमें कितना कसूर PTI का है, कितना गवर्नमेंट का है, तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है सबका ही है, कोई एक सिर्फ PTI का कसूर नहीं है। और मशवरा तो यही है कि एंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है हर तरफ, और मैंने जब पार्टी में भी था तो यही कोशिश की कि एंगेजमेंट पे राग़िब किया जाए पार्टी को। अभी भी हो जाए, जो कोई फार्मूला निकलता है तो यू लिव टू फाइट अनदर डे, कोई ऐसी ये नहीं कि दुनिया का आखिरी इलेक्शन अभी होने जा रहा है। ये अप्रोच ही मैं तो तब भी कह रहा था कि जब हमने लॉन्ग मार्च किया उससे पहले कि सर साल बाद इलेक्शन हो या 2 साल बाद हो, जब इलेक्शन होंगे तब लड़ लेंगे, इतना क्या इसमें जल्दी क्या। तो वो आप तो जवान आदमी है ना, कोई 70 साल के बंदे बैठे हैं, उन्होंने दोबारा वजीर आजम भी बनना था, वो उनको ये है कि पता नहीं कितों मौत दा फरिश्ता वैसे तो कभी भी आ सकता है, तो शायद ये भी होता है ना कि मैं अपनी जिंदगी से पहले जाने से पहले कोई काम कर जाऊं, कोई यूनिक काम कर जाऊं, तो ये भी तो होता है ना, बंदे को जल्दी होती है। आई डोंट नो, बहरहाल एनीवेज अभी जो बात करने वाली ये है कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी जो बात आप कर रहे हैं ना औरतों वाली, अभी आपने बात की, देखिए बात वो जेल वाली तो चलो मशहूर होगी, लेकिन एक्चुअली जो हुआ है ना लोगों के घरों में वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि लेट नाइट आके और घरों में जाके दरवाजे खटखटाएं और उनको औरतों को बदतमीजी करें, उनके साथ ये हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड मुझे पता है। और जो मेरे जैसे लोग हैं ना, उनको किसी चीज़ का कोई और डर नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये हम लोग, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की कि हमारे अजदाद जो थे ना, वो जब हिंदू थे तो जब ये सेंट्रल एशियन हमलावर आते थे तो जब मर्द जो है उनको भागना पड़ता था या मर जाते थे तो औरतें आग में छलांग लगा देती थी। तो अब तो हम मुसलमान हो चुके हैं, अपने मुसलमान मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे तो औरतों की इज्जत जो है वो प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। शुक्र है जेल में कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो घरों में जाके पुलिस ने किया है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए। मर्दों को मार दें, गोली मार दें, सजा दे दें, जो मर्जी करें, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। ये कश्मीर में हो सकता है,
फलस्तीन में हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मसला ये है ना कि औरतें आजकल मैं वैसे औरतों के राइट्स में बहुत ज़्यादा आगे होता हूँ, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया, यहाँ पर भी, और होना चाहिए अपने घर के अंदर से लेकर बाहर तक। लेकिन औरतें डंडा पकड़ के अगर मर्दों के शाना बशाना जाकर वो तोड़फोड़ करेंगी तो फिर सजा भी तो बराबर होनी चाहिए। नहीं, मैं तो उनको डिफेंड ही नहीं कर रहा, मैं तो औरतों को घर में निकलने, मैं तो जरा कंजर्वेटिव हूँ, सॉरी। ठीक, सही कह रहे हैं आपके। वो जो उस्मान डार के घर में हुआ था उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने भी माफी मांगी थी, वो वाले वाकयात नहीं होने चाहिए कि उनकी माँ के साथ। जी 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 जी, घरेलू औरतों की बात कर रहा हूँ। देखें, जब घर में आते हैं, जाहिर है लोग अपनी भाग जाते हो, पहले भी ऐसे ही होता था, लेफ्ट राइट हो जाते हैं, पुलिस छापा मारती है तो वो बंदा नहीं मिलता था, पुलिस चली जाती थी। और अब ये है कि वो औरतों से आके बदतमीजी हुई है इस दफ़ा, 25 मई को भी हुई गुज़िश्ता साल, और ये उसके जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स हैं, वो एक अवाम में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो थी। फौज के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फौज का कोई रोल नहीं था, पंजाब पुलिस कर रही थी। और मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस को भी ये नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो। जब मरियम नवाज साहिबा के उधर इन्होंने बदतमीजी की थी, तब भी मेरा यही स्टैंड था टीवी प्रोग्राम में। अच्छा राज साहब, वैसे ना जब से आपने सियासत छोड़ी है ना, तो हमारा पहला प्रोग्राम है, वीकेंड पे प्रोग्राम होता है, इसलिए मैं आपको उस दिन शो में नहीं ले सका। कोई लेटर आया था जिसे आजकल मोहब्बतनामा कहते हैं लोग, के वो आता है और उसके बाद हम सेम अल्फाज बोलते हैं और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं, कोई आया इस तरह का? या फिर काफी दिनों बाद, क्योंकि आपको ख्याल आया ना 30 मई को आपने छोड़ी पार्टी, 9 से 30 मई, तो मोहब्बत भरा खत आया था। मेरे पे कोई पर्चा था, क्योंकि मैं किसी इस तरह के एहतजाज में गया नहीं, ना कोई और सीरियस एलिगेशन आज तक अल्लाह का फजल है लगा, तो मुझे तो कोई इशू नहीं था। आराम से बैठ, थोड़ा बहुत पुलिस चकवाल वाले घर में छापे मार रही थी। वो लास्ट प्रोग्राम आपने मेरे साथ किया था, उसके बाद हुआ था, तो वो मोहब्बत भरे खत नहीं आया? यानी आपको बिल्कुल किसी का नहीं आया। ये जरूर हुआ कि मेरे अजीजों, हमारा जो कोट सरफराज खान में घर है ना चकवाल में, जो हमारा मोहल्ला है, वो बड़ा चकवाल का एक पुराना, और एक्चुअली चकवाल के हम एक तरह से फाउंडर थे, तो हमारे घरों में तो पुलिस कभी करीब भी नहीं आती थी। इस दफा पहली दफा मेरे अजीज हैं, उनके घर में पुलिस गई, शुक्र है उन्होंने बदतमीजी नहीं की, पर मुझे डर ये पैदा हुआ कि यार आज नहीं की, हो सकता है कल कर दे, परसों कर दे, मैंने तो वैसे भी पार्टी छोड़ दी है, तो क्यों ना इन टाइम छोड़ दूं, बजाय इससे पहले कि कोई ऐसा वाकया हो जाए और मेरे जैसे आदमी को, जो 4 जनरेशन से हम अपनी बंदूकें फेंक के किताबों में पढ़ चुके हैं, तो हमें फिर उठानी पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। तो ऐसा वक्त अल्लाह ना करे ऐसा कभी ना हो पाकिस्तान की सियासत में, ऐसा कभी भी ना हो। ये बेहतर है कि बंदा बुज़दिली का लेबल लगवा ले, बजाय कि दोबारा वही खूनखार बन जाए जो हमारे अवाजदाद थे। हम लोग तो थे ही यही कुछ। ठीक है, सुन ली आपने बातें सारी राज साहब की। मोहब्बत भरे ख़त भी नहीं आ रहे। हाँ, औरतों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर बड़ी तशवीश है। जो औरतें शाना बिशाना थी, चले उनके साथ लॉ के मुताबिक जो प्रिवेल करना चाहिए लॉ को, लेकिन सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। कैसे जनाब ब्रिगेडियर साहब, आप भी एक हसीन मशवरा दें। लेकिन जी बात बड़ी क्लियर है कि बहुत अफसोसनाक है और हाईली कंडेमेबल। पहली बात तो हमें को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन का रोल पिछले 10-15 साल में जो बढ़ा है, ये खुश आइन है। गुड फॉर पाकिस्तान, गुड फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तानी सियासत। और 51% से ज़्यादा ख़वातीन की पॉपुलेशन है, तो मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। उनको भी घर से निकल के और पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग, पाकिस्तान की सियासत वगैरह वगैरह, उनको आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उनको भी पब्लिक ऑफिस होल्डर बनना चाहिए, इलेक्शन भी लड़ने चाहिए वगैरह, ये तमाम चीज़ें। ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं करता कि कोई ख़वातीन जो है वो वायलेंस में डंडे लेके शुरू हो जाएं। वो जारी बात है, दैट इज नॉट, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी सर, अगर ये जो मौजूदा कल्चर जो हमारे भाई साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि रात को घरों में राजा यासिर साहब के रात को ख़वातीन की बेहुरमती, ख़वातीन को हैरेस करना वगैरह, ये तमाम जो कुछ हमें देखा है पिछले चंद महीनों में, मुझे डर सिर्फ इस बात का कि अगर ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में ये मामला, ये चीज़ें बिल्कुल परमानेंट इख्तियार कर जाती हैं कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, वैसे तो यही लोग आएंगे दोबारा, जो मुझे नजर आ रहा है अपना, जिस तरह की पोजीशन बनेगी, तो ये कल्चर इनको ख़त्म करना चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी वो दूसरी जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन वाली है उनके सियासतदान को छोड़ेगी नहीं। देखें, एक बुनियादी बात है, हमने हमेशा सियासतदानों को बाय एंड लार्ज उनको उनका रिस्पेक्ट देखा है। ठीक है, पिछले गवर्नमेंट के दौरान, पीटीए की गवर्नमेंट में पीएमएल के कुछ सीनियर जो लीडर थे वो 6-6 महीने 8-8 महीने वो जेलों में रहे, वो चीज़ हमने देखी है। ठीक है ना, और आपने देखा एंड में कोई केस नहीं बना, कुछ फैसला नहीं हुआ।
और सब केसेस खत्म हो गए। लेकिन ये जो देखिए, एक जमाने में जब गवर्नर्स होते थे ना, तो गवर्नर एक ऐसा ओहदा है जिसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है कि जनाब ये बिल्कुल एक आईनी पोजीशन है और इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और एक न्यूट्रल लोग हैं, बड़े माशरे के, हमारे मुल्क के टॉप लोग हैं, उनको चुन के बनाया जाता है गवर्नर और उनके खास रोब होता है, दबदबा होता है, माशरे में पोजीशन होती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 8-10 साल में हम देख रहे हैं कि अब गवर्नर भी आते हैं, जाहिर बात है, जिनको पार्टी जो है वो नॉमिनेट करती है। अब आप ये बताएं कि एक बंदा गवर्नर हो और 10 दिन के बाद जब गवर्नर के ओहदे से निकले और वो जेल के अंदर बैठा हो सलाखों के पीछे, क्या इंप्रेशन जाएगा दुनिया में और क्या पाकिस्तान के अवाम पे कि ये तो हमारा गवर्नर था, इतना टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ दी प्रोविंस, और वो आज बैठा जमीन के ऊपर वो सलाखों के पीछे, बिकॉज जो भी है पॉलिटिकल मोटिवेट केसेस जो भी है। तो सर इसे आप दूसरे एंगल से ये देखें कि कानून की नजर में सब एक जैसे हैं, एक ही सफ में खड़े कर दिए महमूद और रियाज। मैं बात मानता हूं, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि हमने अपने सियासतदानों की एक रिस्पेक्ट होती है, हाँ, वो रिस्पेक्ट खत्म कर दी है, रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी, वो रिस्पेक्ट ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए ना, अब कल को क्या होगा, ये जो अभी जो लोग इतने जेलों में और ये तमाम, कल को ये आपको पता पाकिस्तान में केसेस का भी आपको लीगल पोजीशन पता है, यहाँ पे रेयरली केसेस दे गो टू द लॉजिकल कंक्लूजन। मैं भी चौधरी परवेज अली केस पे भी आपसे बात करना चाहता हूँ। तो होगा क्या, इनमें से काफी लोग वापस आ जाएंगे, काफी लोग वापस आ जाएंगे पार्लियामेंट में, तो लोग कहेंगे यार ये तो वही तो चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले ये तो जेलों में रगड़ा खा रहे थे। लोग हमसे ज्यादा सियाने हो चुके हैं, लोगों को सब पता है, लेकिन ये गाली, वो जो गली पक्की करवानी है ना, वो जो नाली पक्की करवानी है, और जो अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती करवाना है, पटवारी रखवाना है, या यूनियन काउंसिल के जो काम होने हैं, इससे आगे नहीं लोग बढ़ रहे, बस ये वाला अड़ा हुआ है, बाकी लोगों को सारी समझ आ गई है। सियासतदानों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार, और सियासतदानों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए साहब। ये आपस में बैठ के कोई एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कोई चार्टर ऑफ गवर्नेंस, ये तमाम चीजें बैठ के बनाएं, ताकि ये जो जानी कैफियत जो मुल्क में पैदा हो जाती है ये खत्म होनी चाहिए। चौधरी परवेज अली साहब के बारे में कुछ बात करता हूँ। देखिए, एंटी करप्शन जो है वो ठीक है, बिल्कुल आईनी इदारा सब कुछ है, लेकिन बड़ा मुझे तो आज तक याद नहीं है कि कभी एंटी करप्शन का कोई केस लॉजिकल कंक्लूजन एंड तक पहुंचा हो। हाँ, वो अरेस्ट होते हैं, बेल भी हो जाती है, उसके बाद केस खत्म हो जाते हैं। मुझे नहीं याद है कि कभी एंटी करप्शन की कोई केस कन्विक्शन हुई हो या कोई अरबों खरबों रुपया रिकवर किया गया हो। तो ये जो आज भी जिस तरह चौधरी परवेज अलाई, ये मैं एक बात बता दूं, ये एक पॉइंट सही है कि जनाब जब ये 4-5 महीने के लिए चौधरी परवेज साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो हमें लोग आके बताते थे लाहौर में, वो जनाब 100 अरब रुपया रिलीज कर दिया, वो जनाब वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करप्शन टिका के हुई। आप कह रहे हैं कि चौधरी परवेज अलाई के 4-5 माह में टिका के करप्शन पता हुए ये नहीं, मुझे नहीं पता हुई नहीं, लेकिन हम तक बात ये पहुंची थी लाहौर में कि जनाब अरबों रुपए वहां रिलीज किए जा रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक तो टाइम कम है, मैं चौधरी साहब का भी पॉइंट ले लूं। आपका पॉइंट, एक तो चौधरी परवेज लाई को अगर आप पकड़ना है ना, तो आप कंक्लूजन एंड पे लेकर जाएं, ताकि एक सियासतदान की या तो रिस्पेक्ट रहे या फिर वो पता लग जाए लोगों को, आईना हो जाए कि ये देखें इसने करप्शन की, इसको सजा मिल गई है। और दूसरी, सियासतदानों की इज्जत रखें। अगर एक गवर्नर साबिक सिंध का वो जेल के अंदर इस तरह बैठा है और वो बाद में बेचारा मजबूर होकर सियासत को छोड़ा है, तो कल को आपके ऊपर भी ये बारी आनी। और इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि भाई प्लान ए से प्लान बी बंद कमरे में कैसे बदलना, आपको भी नहीं समझ आनी। देखिए, ये सारी रवायात जो हैं ये 2010 से, और जो है वो इमरान खान साहब जब से पॉलिटिक्स में एंटर हुए हैं, तो एक बाहमी एहतराम का, रवादारी का जो एक हमेशा रिश्ता बरकरार रहता था अपोजिशन जमात और हुकूमत के दरमियान, और हमेशा लोग एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त देते थे। पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पे थे, लेकिन उन्हें ज़ातियात की जो है ये जो सियासत में नफ़रत और विक्टिमाइजेशन जब इन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट करके शुरू की, तो इससे यानी सबसे पहले तो पीटीआई को और इमरान खान साहब को खुद वो सारी बातें जो ये कहते थे, अब उनको खुद एक्सपीरियंस हुआ है उनका, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए खुद आके कि मैंने जो बातें बहतान तराशी की, इल्ज़ाम तराशी की, वो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ अपने पूरी पॉलिटिकल अपोनेंट से, और मैं अब इतना यानी मैं पॉलिटिकली अब थोड़ा सा ग्रो कर गया हूँ, क्योंकि वो जो उनकी ज़बान थी, जो उनका एक स्टाइल था, जो उनके फॉलोअर्स में, जो उनके स्पोक्स पर्सन में जो एक ब्रिगेड था उनका, यानी वो जो उन्होंने रखा हुआ था, फिर जो ट्रोलिंग
ये जो सोशल मीडिया को इन्होंने यूज़ किया, लोगों की अपनी ही पार्टी का एक बंदा ज़रा इख्तलाफ करता था तो उसके ख़िलाफ़ फिर जिस तरह वो सोशल मीडिया पर वो शुरू हो जाते थे, मैं हैरान हूँ कि ऐसी ऐसी रवायात को जन्म दिया गया है कि उस पर इनको माफ़ी मांगना बनता है। जो अपोजिशन कहती है ना कि इमरान खान साहब कौम से माफ़ी मांगे और अपोजिशन से माफ़ी मांगे और फिर उनकी सफ़ों में आके Opposition से बैठे। क्यों माफ़ी मांगे? मुल्क को लूट के खा गए जी, आप। उनसे उनके वो जो है वो सफ़ों में आके बैठे। वो खुद अब कहते हैं कि मुझे ये बताया जाता था, मुझे पढ़ाया जाता था। वो जो एंकर्स का एक पूरी वो जो एक ब्रिगेड तैयार किया गया था जो विक्टिमाइजेशन के लिए और जो है ऐसी प्रोपेगेंडा के लिए, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा। और यानी बंदा एक जो है फिर ही आप ना माफी पहले- मांगिएगा जो मुल्क को 70 सालों में 35 साल हुकूमत करके डबो के चले गए आप ना नहीं, माफी ऐसी मांगिएगा। कोई वलाना बात नहीं है। माशाल्लाह मैं- हर पॉलिटिशियन ने कोशिश की है कि इस मुल्क को जो है वो आगे की तरफ लेके जाए। वो काली भेड़ें होती हैं हर जगह हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी PMLN की परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है आप पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी की उठाकर देख लें, PMLN की परफॉर्मेंस जो है प्रैक्टिकली कमाल है। जो है वो मान गया सबसे मैं। बेहतर है। मैं नहीं कहता मैं कि मान कोई गया। आइडियल है, हाँ। लेकिन जो तरक्याती अहदाफ हमने पूरे किए सर, हैं क्या बात। वो किसी और पार्टी ने नहीं पूरे किए। ब्रिगेड साहब भी बैठे हैं और आपके जो है यासिर भाई भी बैठे हैं और आप किसी से पूछ लें। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल के जो है जो टारगेट सेट अब करते तो हैं राजा हम उसको साहब पूरा उस करते हैं। पोजीशन में नहीं है। राजा साहब वैसे ना अब मजा नहीं आ रहा मुझे, सही बात है, जब से ये आपके नाम के साथ साबिक चल रहा है ना, पता नहीं मतलब मजा नहीं आ रहा मुझे। लेकिन खैर अब बड़े भाई हैं, आपका फैसला आप किसी सारा मौजूदा को बुलाया करें ना, आप साहब ने मुझे बुलाया नहीं क्यों नहीं, मैं आपको बुलाना नहीं छोड़ूंगा जनाब। आपसे सीखने को मिलता है ना, आवाम भी सीखती, मैं भी सीखता हूँ। राजा साहब ये जो इन्होंने लास्ट पे बात की है कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर थी, ये देखें ना, ये परफॉर्मेंस के ऊपर जोर देते रहे, इमरान खान मुकदमात के ऊपर जोर देते रहे, प्रोपेगेंडा के ऊपर जो एक गोयबल की फिलॉसफी पे मैंने एक दफा असेंबली में कहा था कि इनका गोयबल की फिलॉसफी पे यकीन है कि झूठ इतना बोले, प्रोपेगेंडा इतना वो सच लगने लगे, वो लोगों को सच लगे। राज साहब योर टेक सर, फिलॉसफी आपसे बेहतर मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि परफॉर्मेंस तो खैर जो इकोनॉमी यहाँ तक पहुंची है ना, इकोनॉमी की क्योंकि मेन बात होती है, तो वो किसी एक गवर्नमेंट की भी अच्छी नहीं थी। आपका मुशर्रफ एरा से शुरू करें, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो आपकी डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं, उनके पास सरप्लस था, पैसे थे, उन्होंने वो तमाम पैसे कंज्यूमरिज्म पे लगा दिए और उसके बाद आपकी इकोनॉमी एक स्पाइरल में ही है। पीपल्स पार्टी आई, उनसे संभाली नहीं गई। शॉर्ट टर्म मेजर लेते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म ही लेते रहे हैं इसाक डार साहब भी, और वो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं। इनको चाहिए किसी इकोनॉमिस्ट को हायर करें, अकाउंटेंट कहाँ इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं। तो PTI के पास जब आई तो वो नीचे ही जा रही थी और वो PTI से रुकी कोई नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, और अब मजीद नीचे चली गई है। तो इसको ठीक कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए। वो भी मैंने कल एक प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में बताया, अभी शायद टाइम ना हो आपके पास, कि करना क्या है, आपको इकोनॉमी को ट्रैक पे कैसे लाना है। ठीक है, दो चीजें हैं, मैं जल्दी बात करता हूं, बता दें, फिर मैं ब्रिगेड साहब से भी पूछूंगा। एनर्जी चाहिए, सस्ती एनर्जी चाहिए जो सिर्फ पानी से बन सकती है या नेचुरल गैस है, वो आपको इंडस्ट्री को देंगे तो लेबर वैसे ही यहाँ पे बहुत है। सस्ती एनर्जी प्लस लेबर, आप एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल बेस कायम कर सकते हैं। दूसरा, हाईटेक के लिए आपको ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो इंडिया ने किया है। आपको अपने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इतना ऊपर लेके जाना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ वो मीट कर सके और बड़ी तादाद में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हो। ये दो तरीके और दोनों लॉन्ग टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन वो तो मान रहे हैं सारी बातें राजा साहब। राजा साहब वैसे आपने कहा कि मौजूदा को लें, और मौजूदा कोई आ ही नहीं रहा, जो आता है ना वो अगले दिन धर लिया जाता है। वो इस डर से कोई नहीं आ रहा और कोई आना भी नहीं, मुझे लगता है, जब तक ये वेव चलती रहेगी। आपकी हिम्मत थी, आप तब भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, आपको मैं दाद देता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये इस भंवर से, मैशत के भंवर से, यहाँ से ब्रिगेडियर साहब निकालेंगे या फिर वफाकी हुकूमत निकालेगी? वफाकी हुकूमत निकालेगी, हमारे सियासतदान निकालेंगे, ये 14 पॉलिटिकल पार्टी निकालेंगी। तो भाई जनाब, ये पार्लियामेंट में हमने कभी पार्लियामेंट में जनाब एक वक्त पे इतने जबरदस्त डिबेट होते थे कि हम लोग डिबेट को सुनते थे, पब्लिक इश्यूज के ऊपर, इकोनॉमी के इश्यूज के ऊपर, लोगों के मसाइल, ये चीजें डिबेट होती थी पार्लियामेंट में। लेकिन आजकल पिछले कितने अरसे से हम क्या देख रहे हैं, मतलब दिमाग कई दफा हमारा भी खराब हो जाता है देख के, यार ये हो क्या रहा है कि हम चीफ जस्टिस के खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, जजेस के खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, टकराव देख रहे हैं बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, बिटवीन द पिलर्स ऑफ द स्टेट। वो आज भी आमिर मीर ने कहा, जिस जज ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इनको बरी किया ना, चौधरी परवेज लाई को, वो भी बाइस्ड है, उसका सोशल मीडिया सारा बताता है। जी फरमाइए, ये उनको भी देखना पड़ेगा। मैं ये कहना
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब इलेक्शन होते हैं, ताकि ये वाला 5 साल वाला फेज अब खत्म होता है, इसके बाद जो भी पार्टी आती है पार्लियामेंट के अंदर, खुदा के लिए दे हैव टू सिट डाउन एंड दे हैव टू डिसाइड कि हमने पाकिस्तान को आगे किधर लेके जाना है। और बिल्कुल एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी टाइप चीज होनी चाहिए कि कंटिन्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, और नहीं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए, चार्टर फॉर डेमोक्रेसी पार्ट 2 भी होना चाहिए, लेकिन उसमें माइनस तरीके इंसाफ ही होगा ना। अब तो ये कहानी खत्म होगी ना, अब तो ये 13 पार्टियों नहीं करना है तो करते रहे आपस में, नहीं ब्रिगेड साहब? नहीं, देखिए अंग्रेजी का जुमला है, अंग्रेज जो है ना वो काफी कुछ लिख के बता गया हमें, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। आने व पाकिस्तान की मैं कहता हूँ बड़े अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल हमारी पॉलिटिक्स। कल सुबह सडनली क्या हो जाए वी डोंट नो। 9 मई को पता था कि क्या 9 मई को होने जा रहा है, बट 9 मई जब हुआ 10 मई को सर्टनली पाकिस्तान सब कुछ चेंज हो गया, सिनेरियो बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। सो और दूसरा मैं एक बड़ा मशहूर जुमला कोट करता हूँ जनरल मुशर्रफ का, कि जब वॉरंटर, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ खास लोग जो कि जिन्होंने भी शिफ्ट किया है और कायम सियासत ही छोड़ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ को जो वॉरंटर का प्रेशर था, उन्होंने कहा यू आर विद अस और विदाउट अस। जब उनको वो वार्निंग आई तो उन्होंने, जारी बात, हमने उनको अमेरिकन के साथ वॉरंटर में शामिल होने का फैसला किया। तो बाद में उन्होंने एक जगह पे कहा, उन्होंने कहा जब तूफान आता है तो तूफान का मुकाबला नहीं करते, यू डक डाउन, क्योंकि अगर आप सर बाहर रखोगे, यू स्टिक योर नेक आउट, तो आप भी मारे जाओगे। तो मेरा ख्याल है काफी लोग जो हैं जो अभी कह रहे हैं हमने सियासत, तो आप ये कह रहे हैं कि तूफान आ गया है और तहरीक इंसाफ वाले अपनी गर्दन नीचे कर रहे हैं, और तूफान जो है वो इस वक्त राना सनाउल्लाह है। बिल्कुल, जो भी तूफान है, जो भी सोर्स है, जो भी ओरिजिन, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक भंवर में है, जो आप कह रहे हैं। चलें सर, भी पानी होता है, टाइम खत्म हो गया। चौधरी साहब आपसे बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी, ब्रिगेड साहब आपका भी, और राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।